नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन डेजर्ट का जो लास्ट वाला फिजिकल डिवीजन चल रहा था उसके आगे का भाग। लास्ट वाली क्लास में हम डेजर्ट का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, अरावली के पश्चिम का वह भाग जो कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग था, यानी जिसको हमने शुष्क मरुस्थल के रूप में कंप्लीट किया, जिसके दो भाग अपन ने लास्ट वाली क्लास में देखे थे। एक तो बालू का स्तूप मुक्त एरिया, यानी जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, और एक बालू का स्तूप युक्त एरिया, यानी जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके जस्ट सामने वाला जो भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जो कि शुष्क और अरावली के मध्य स्थित है। अरावली जिसको हम 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पे मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला या शुष्क और अरावली के बीच वाला जो भौतिक प्रदेश है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो अगर राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वाला भाग जो 25 सेंटीमीटर से कम वाला पार्ट है ये शुष्क मरुस्थल के रूप में पश्चिमी भाग, जबकि यहां से और सामने ये वाला जो पार्ट है अरावली, अरावली जिसपे वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर यानी 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के बीच वाला जो भौतिक प्रदेश है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इसे पुनः अपन अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक तो दक्षिण की और ये वाला जो पार्ट है ये लूनी का मैदान है, जिसको लूनी बेसिन या लूनी बेसिन को गोडवाड़ का बेसिन भी कहा जाता है। तो एक पार्ट तो रहेगा इसमें अर्ध शुष्क का ये वाला भाग गोडवाड़ या लूनी बेसिन, और एक उत्तर में यहां दिखाई देता है इसमें घग्गर, तो एक नाम रहेगा इसमें घग्गर बेसिन वाला पार्ट, और बीच में दो रहेंगे इसमें जो जिलों के नाम से रहेंगे, यानी बीच वाला भाग राजस्थान का नागौर के नाम से नागौरी उच्च भूमि, नागौरी हाईलैंड, और नागौर के टच के बाद में जो हरियाणा के टच में अंतः प्रवाह क्षेत्र जो शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक रहेगा इसमें शेखावाटी वाला पार्ट, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो ये जो 4 नाम है इसमें दो तो नदियों के अकॉर्डिंग, जैसे लूनी, ऊपर वाला घग्गर, और बीच में 2 एरिया हैं, जैसे राजस्थान का मध्यवर्ती भाग नागौर और उसके जस्ट ऊपर वाला शेखावाटी। नागौर है वो अपलैंड यानी ऊंचे उठे हुए भाग के रूप में, और शेखावाटी है वो एक अंतः प्रवाही नदी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां कांतली नदी बहती है। तो कांतली नदी वाला एरिया है आपका शेखावाटी वाला पार्ट। अब इन अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 भागों की हम विशेषता देखेंगे, जिसमें स्टार्टिंग करेंगे अपन सबसे पहले लूनी बेसिन से, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि वाला पार्ट, फिर शेखावाटी अंतः प्रवाह, और लास्ट में देखेंगे अपन घग्गर बेसिन वाला पार्ट। तो सबसे पहले लेंगे इसमें लूनी बेसिन। हालांकि उससे पहले अपन जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसका डेफिनेशन क्या होगा उसको लिखेंगे, उसके 4 भागों के नाम जो अभी आपके सामने लिखे हैं, उसके बाद में उनकी विशेषताओं को 1 बाय 1। तो स्टार्टिंग है अपने मरुस्थल का जो दूसरा मुख्य भाग है, जिसको हम अर्ध शुष्क मरुस्थल या दूसरा इसका नाम है बांगड़ प्रदेश। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं एक तो वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग 25 से 50 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के मध्य या शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य, एवं अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश। के मध्य का भौतिक प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहलाता है। इसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में, जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में। इन दोनों भागों में एक मोटा मोटा फर्क ये है कि शुष्क है उसमें वर्षा की मात्रा आधी होती है 0 से 25,
और इसमें डबल होती है 25 से 50। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, जबकि अर्ध शुष्क को डबल भागों में यानी 4 भागों में बांटा जाता है। तो अभी जो अर्ध शुष्क अपन पढ़ रहे हैं इसके 4 भाग होंगे, जबकि लास्ट वाली क्लास में जो शुष्क मरुस्थल पढ़ा था उसमें केवल 2 भाग थे, एक बालू का स्तूप मुक्त था और एक दूसरा बालू का स्तूप युक्त था। तो इसे अध्ययन की दृष्टि से यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल को इसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। अब ये जो 4 भाग हैं ये आपको ध्यान है, इसमें 2 नदियों के अकॉर्डिंग रहेंगे आपके और 2 एरियाज के अकॉर्डिंग। तो नदियों में एक तो है लूनी और एक लास्ट में देखेंगे राजस्थान के उत्तर की ओर घग्गर, और एरिया में रहेगा एक तो नागौर, नागौरी उच्च भूमि के रूप में, और एक क्षेत्र रहेगा आपका शेखावाटी। शेखावाटी अंतः प्रवाह भूमि यानी जहां कांतली नदी है, अंतः प्रवाही नदी है। तो इसमें जो लूनी है वो लूनी बेसिन के रूप में, नागौर है नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी शेखावाटी अंतः प्रवाह, और घग्गर है घग्गर बेसिन के रूप में। तो मुख्यतः राजस्थान के ये जो 4 हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के जो गौण भाग हैं उसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला भाग लूनी बेसिन, लूनी बेसिन के बाद नागौरी, शेखावाटी और घग्गर बेसिन वाला पार्ट। तो लूनी बेसिन की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसका जो नीचे वाला या दक्षिणी भाग है, ये वाला पार्ट है लूनी बेसिन। एक तो लूनी बेसिन वाला एरिया है उसमें गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, और गोडवाड़ी बोली के इस क्षेत्र को हम गोडवाड़ का बेसिन भी कहते हैं। तो गोडवाड़ी बोली के आधार पे इस क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो गोडवाड़ बेसिन के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इस बेसिन का जो विस्तार है वो लिया जाता है एक तो पाली डिस्ट्रिक्ट, और एक लास्ट वाला जो टॉपिक था अपना जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले और राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले हैं, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट देखा अपन ने पाली, और पाली के टच वाले कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें एक तो अपन ने मेवाड़ के उदयपुर और राजसमंद को देखा, पाली के साथ मेरवाड़ा यानी अजमेर से देखा था अजमेर और नागौर को, और पाली के साथ पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ से देखा था जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही को। तो ये जो गोडवाड़ बेसिन है ये पाली के टच वाला मारवाड़ है। तो पाली के टच में मारवाड़ कौन कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट। इसका मीनिंग ये जो मुख्य 4-5 जिले हैं ये आपके गोडवाड़ बेसिन या लूनी बेसिन का पार्ट है, और इसी बेसिन में लूनी का पानी बाड़मेर में जाके ब्राइन वाटर यानी खारे पानी में कन्वर्ट हो जाता है या लवणीय पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट हैं या जो पादप हैं उन्हें हेलोफाइट यानी लवणीय पादप के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में गोडवाड़ बेसिन और लवणीय पादपों के लिए प्रसिद्ध जो बेसिन है वो कौन सा है? लूनी बेसिन। और मुख्यतः इस बेसिन में एक दलदली एरिया बनता है जालोर की ओर, और उस दलदली क्षेत्र को कहते हैं नेहड़ का रन। तो राजस्थान में नेहड़ का रन अर्ध शुष्क मरुस्थल में किस भाग की विशेषता है? तो वो भी आपका लूनी बेसिन ही रहेगा। तो अपन इसमें विशेषता के तौर पे लिख सकते हैं लूनी बेसिन, इसे गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। इसे गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार एक तो मेन डिस्ट्रिक्ट पाली और पाली के टच वाला मारवाड़, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर
एवं सिरोही, एवं सिरोही। इसके बाद में लवणीय पादप, जो कि इस बेसिन में कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर, लवणीय पादप बाड़मेर। इसके अलावा इसकी विशेषताओं में हम लेते हैं नेहड़ के रन को, नेहड़ रन या नेहड़ का दलदल इसको कहा जाता है। यह मुख्यतः इसमें पाया जाता है जालोर के अंदर। तो ये तीन विशेषताएं, एक तो लूनी बेसिन है, ये गोडवाड़ बेसिन भी कहलाता है, इसमें लवणीय पादप और नेहड़ का रन या नेहड़ का दलदल जो कि इसमें जालोर में स्थित है। अब इस एरिया के बारे में जो आपको बताया था लूनी बेसिन, इस लूनी बेसिन के जस्ट ईस्ट में अरावली की पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां पाली की ओर एक विशेष नाम से जानी जाती हैं, काला भूरा डूंगर, काला भूरा डूंगर। तो इसके बारे में आपको अलग से लिखना है नोट के अंदर कि जो लूनी बेसिन है उस लूनी बेसिन का पूर्वी भाग या जो पूर्वी सीमा है यानी जो अरावली है, उन पहाड़ियों को काला भूरा डूंगर कहा जाता है जो कि पाली में स्थित है। तो इसी के अंदर लूनी बेसिन में नोट या विशेष में लिखिएगा काला भूरा डूंगर, काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन के पूर्व में लूनी बेसिन के पूर्व में अरावली में स्थित पहाड़ी, अरावली में ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं आप, अरावली के किस रीजन में? पाली, अरावली में स्थित पहाड़ी। इसका मीनिंग है जो लूनी बेसिन है उसकी जो पूर्वी सीमा है वो मुख्यतः अरावली की पहाड़ी या काला भूरा डूंगर के द्वारा बनाई जाती है। अब इसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल का दूसरा भाग, दूसरा भाग जो नागौरी उच्च भूमि के रूप में या नागौरी अपलैंड या हाईलैंड के रूप में प्रसिद्ध है, नागौरी उच्च भूमि यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये अरावली वाला पार्ट, इस अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसमें नीचे वाला पार्ट अभी अपन ने कंप्लीट किया लूनी बेसिन। लूनी के जस्ट ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में एक तो इस एरिया में सामान्यतः खारे पानी या लवणीय झीलों की संख्या सर्वाधिक है। जैसे राजस्थान में झीलों की संख्या सर्वाधिक होती है उदयपुर में, लेकिन वहां मीठे पानी की झील अधिक है, जबकि नागौर में लवणीय या खारे पानी की झीलें सर्वाधिक है, जबकि लूनी में लवणीय पादप अधिक है। तो लवणीय पादप है लूनी में मुख्यतः बाड़मेर की ओर, जबकि राजस्थान में खारे पानी की झील है सर्वाधिक नागौर की ओर। तो एक तो इसकी विशेषताओं में अपन लिख सकते हैं लवणीय झील सर्वाधिक, लवणीय झील सर्वाधिक, इसमें डिस्ट्रिक्ट लिया जाता है मुख्यतः नागौर। विशेषता में दूसरी कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी जिसको जनरली हम हम्प बेल्ट भी कहते हैं, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या हम्प बेल्ट। तो हम्प बेल्ट का सामान्यतः मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नागौर अजमेर के बीच में जहां सामान्यतः फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, वहां स्थानीय लोगों में एक बैकबोन या जो रीढ़ की हड्डी है उसमें हड्डियों में फुलावट आना, हड्डियों का कमजोर होना, उनका टेढ़ा हो जाना, टेढ़ा यानी बांकी होना, सामान्यतः ये फ्लोरोसिस डिजीज होती हैं जो फ्लोराइड की अधिकता के कारण होती हैं सामान्यतः। इस कारण इस क्षेत्र को फ्लोराइड की अधिकता के कारण या फ्लोरोसिस डिजीज के कारण बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी या जैसे ऊंट के शरीर के ऊपर होता है कुबड़ा या हम्प, इस कारण इसको हम्प बेल्ट भी कहते हैं। तो राजस्थान में हम्प बेल्ट या कुबड़ पट्टी का क्षेत्र है, तो इसमें नागौर के साथ अजमेर को भी लिया जाता है। तो कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी
नागौर अजमेर के मध्य स्थित। नागौर अजमेर के मध्य स्थित। इसमें आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, यहां फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इसमें जनरली ये क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है एग्जाम में, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी का क्षेत्र कौन सा है, तो ये नागौर और अजमेर के आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट, जिसमें लेंगे हम शेखावाटी अंतः प्रवाह के एक क्षेत्र को। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल का तीसरा भाग है शेखावाटी। यहां अंतः प्रवाही की एक नदी पाई जाती है, कांतली नदी। अंतः प्रवाही नदियों में कांतली नदी, इस कारण इसको शेखावाटी अंतः प्रवाह प्रदेश या अंतः प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल के जो पार्ट है, उसमें ये वाला भाग है लूनी बेसिन, ये वाला भाग है नागौरी उच्च भूमि, इधर वाला पार्ट है शेखावाटी अंतः प्रवाह, सबसे उत्तरी भाग है घग्गर बेसिन। तो शेखावाटी के अंदर एक विशेषता तो पाई जाती है, अंतः प्रवाही नदी, जो कि इस क्षेत्र में कौन सी बहती है, कांतली नदी। कांतली या जिसको काटली भी कहा जाता है, तो कांतली या काटली नदी। और इस नदी के किनारे पर, यानी ये शेखावाटी एरिया में जहां से बहती है, उसके किनारे पे प्राचीन या ऐतिहासिक काल में तंवर शासकों ने या तंवर वंशजों ने यहाँ शासन किया है, और उसी तंवर वंशजों के शासन के आधार पे इसके आसपास के क्षेत्र को मुख्यतः तोरावाटी कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः सीकर एवं झुंझुनू जिले को शामिल किया जाता है। तो एक तो इसमें अपने को इस शब्द को कवर करना है, तोरावाटी को। तोरावाटी का मीनिंग क्या है, तो तोरावाटी का मीनिंग है वर्तमान में जो कांतली नदी का क्षेत्र है, तंवरों के शासन के कारण ये तोरावाटी के नाम से प्रसिद्ध है। आज वर्तमान में इसी नदी के कैचमेंट एरिया को या अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, जो कि शेखावाटी के दो जिलों में, एक सीकर और एक झुंझुनू, क्योंकि शेखावाटी में चूरू वो जिला है जहां कोई नदी नहीं है। और एक तोरावाटी के अलावा सामान्यतः शेखावाटी की ओर पाए जाने वाले जो पानी के कच्चे कुएं हैं, उन कच्चे कुओं के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, जोहड़। कच्चे कुओं का मीनिंग है इनमें बारिश का पानी सामान्यतः स्टोर होता है, ये खोद के नहीं बनाए जाते। इसका मीनिंग शेखावाटी की ओर पाए जाने वाले पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है, जबकि मानसून के दौरान बनने वाले तालाबों को इस क्षेत्र में सर कहा जाता है। सर वैसे भी तालाब का ही एक पर्यायवाची है, तो मानसून के दौरान बनने वाले जो तालाब हैं वो शेखावाटी में सर, और पानी के जो कच्चे कुएं हैं उन कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़। और एक सामान्यतः जो चारागाह भूमियां होती हैं वो शेखावाटी की ओर प्रसिद्ध है बीड के नाम से। एक चंबल में आगे जाके हम पढ़ेंगे बीहड़, तो वो बीहड़ होता है जबकि ये बीड होता है। तो शेखावाटी की जो चारागाह भूमियां हैं उन चारागाह भूमियों को क्या कहा जाता है, बीड। तो शेखावाटी के जो 3-4 शब्द हैं इनको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे शेखावाटी अंतः प्रवाह में तोरावाटी को। तो तोरावाटी का मीनिंग है कांतली का अपवाह क्षेत्र, कांतली या कांटली नदी का अपवाह क्षेत्र, जिसका विस्तार मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक तो सीकर में और एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। इसके बाद में दूसरी विशेषता इस क्षेत्र में जोहड़। जोहड़ सामान्यतः किस क्षेत्र को कहेंगे अपन, तो शेखावाटी में सामान्यतः पानी के जो कच्चे कुएं हैं, यानी बारिश का जो पानी जाते हुए है वो एक बड़े से एरिया में संरक्षित हो जाता है, वहां से इसको काम में लिया जाता है। तो एक तो वो एरिया होता है जहां मानव के द्वारा कुएं जो बनाकर हैं या जो खुदाई करके पानी को निकाला जाता है, तो ये तो है कृत्रिम, जबकि ये नेचुरली जो पानी है वो जाके एक बड़े एरिया में इकट्ठा होता है, तो इनको हम कहते हैं प्रकृति के कच्चे कुएं।
तो जो पानी के कच्चे कुएं यानी जो नेचर से बने हुए हैं उनको शेखावाटी में जोहड़ के नाम से जानते हैं। तो जोहड़ है शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं। शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं, पानी के कच्चे कुएं, तो पानी के कच्चे कुएं हैं वो जोहड़ के नाम से। और एक शब्द आता है सर, मानसून के दौरान बनने वाले तालाब। मानसून ड्यूरेशन में या मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, तो इसमें ये जो शब्द है कीवर्ड है तालाब, इसको याद रखिएगा। तालाब को क्या कहते हैं? सर, सरोवर या तालाब के रूप में। तो शेखावाटी में बनने वाले जो तालाब हैं इनको सर कहा जाता है, पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है, जबकि कांतली नदी के कैचमेंट एरिया को तंवरों के शासन के कारण तोरावाटी कहा जाता है। और एक होता है इसमें बीड़। तो शेखावाटी की ओर पाई जाने वाली जो चारागाह भूमि है, शेखावाटी में जो चारागाह भूमियां होती हैं उन चारागाह भूमियों को बीड़ कहा जाता है। और एक चंबल में जो अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ भाग होते हैं, उत्खात भूमियां होती हैं, उनको बीहड़ कहा जाता है। तो बीहड़ अलग शब्द है और बीड़ अलग शब्द है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट जो लास्ट बचा हुआ भाग है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन है अर्ध शुष्क मरुस्थल का सबसे उत्तरी भाग। ये जो अरावली का पार्ट है, इस अरावली के पश्चिम में ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है, इसमें लूनी बेसिन, इसके ऊपर नागौरी उच्च भूमि, यहाँ शेखावाटी वाला पार्ट, और सबसे उत्तर का भाग है घग्गर बेसिन। तो घग्गर बेसिन का एक तो विस्तार है राजस्थान के ऊपर वाले 2 जिलों में, जी और एच में, यानी इधर गंगानगर और इस साइड में हनुमानगढ़ की ओर। तो एक तो इसमें याद रखिएगा इसका विस्तार श्री गंगानगर, और दूसरा है हनुमानगढ़। उसके अलावा घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली जो चिकनी मिट्टी होती है उसको कहा जाता है काठी या बग्गी। काठी या बग्गी घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी। घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? काठी या बग्गी के नाम से। घग्गर बेसिन यानी ये गंगानगर हनुमानगढ़ में है। इस कारण ये जो चिकनी मिट्टी है ये अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ मुख्यतः चावल, गन्ने का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, कॉटन या कपास का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। और एक इस घग्गर नदी के द्वारा जो कटाव किया जाता है उस कटाव वाले क्षेत्र को कहते हैं नाली। यानी नदियां जहां से बहती हैं वहां सामान्यतः वो गड्ढों का निर्माण करती हैं, और हनुमानगढ़ के आसपास घग्गर का अच्छा पानी आने के कारण सामान्यतः यहाँ नाली बनती है। इसी कारण घग्गर के अपवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ के आसपास मुख्यतः नाली के नाम से जाना जाता है। तो नाली है हनुमानगढ़ में घग्गर का अपवाह क्षेत्र। जैसे कांतली नदी का जो क्षेत्र है वो तंवरों के कारण सीकर और झुंझुनू वाले क्षेत्र में तोरावाटी कहलाता है, उसी तरीके से कटाव या अपर्दन के कारण घग्गर नदी का क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ में किस नाम से प्रसिद्ध है? नाली। और इसी नाली क्षेत्र के पास में आगे हम नदियों में पढ़ेंगे, इसी नाली क्षेत्र के पास में पाई जाने वाली एक भेड़ की नस्ल है जिसको नाली कहा जाता है। और ये शब्द आगे जाके आपके पशु संपदा में भी आएगा कि नाली भेड़ की नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो नाली भेड़ की नस्ल जो नाली अपवाह क्षेत्र यानी हनुमानगढ़ उसके आसपास अधिक पाई जाती है। तो ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसके चारों भाग आपके कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें लूनी बेसिन जहां से जुड़ी हुई विशेषता एक तो लवणीय पादप, एक गोडवाड़ बेसिन और नेहड़ का रण। और लूनी बेसिन की जो पूर्वी सीमा है काला भूरा डूंगर जो कि पाली या अरावली वाले हिस्से में स्थित है।
बाद में राजस्थान में खारे पानी को लेकर और कुबड़ पट्टी को लेकर नागौरी उच्च भूमि, उसके बाद शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र जो एक अंतः प्रवाही नदी यानी तोरावाटी, एक पानी के कच्चे कुएं जोहड़, एक मानसून के दौरान बनने वाले तालाब यानी सर, और एक शेखावाटी की चारागाह भूमियां यानी बीड़ के लिए प्रसिद्ध है, और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल का सबसे उत्तरी भाग घग्गर बेसिन के रूप में गंगानगर हनुमानगढ़ में स्थित है। वहां चिकनी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसको काठी या बग्गी कहा जाता है, और इस क्षेत्र में जो कटाव या अपर्दन होता है हनुमानगढ़ के आसपास जो कि नाली के नाम से प्रसिद्ध है, उसको कहा जाता है हनुमानगढ़ में घग्गर का अपवाह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। सॉरी, अब पढ़ेंगे अपन मरुस्थल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो मरुस्थल के जो दोनों मुख्य भाग थे, जो कि हमने अध्ययन में दो भागों में डेजर्ट को बांटा, जिसमें एक शुष्क है और एक अर्ध शुष्क है, तो दोनों भागों को अपन ने कंप्लीट कर लिया। लेकिन मरुस्थल से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली हैं जिनको अभी अपन कंप्लीट करेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर। तो डेजर्ट से संबंधित जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनमें सबसे पहले देखेंगे अपन खड़ीन या पलाया झील को। खड़ीन या पलाया झील, खड़ीन या पलाया जो डेजर्ट या मरुस्थल है, इस मरुस्थलीय भाग में मानसून के दौरान बनने वाली जो अस्थायी पानी की झीलें हैं, अस्थायी पानी की झील, अस्थायी का मीनिंग है मानसून के दौरान या बारिश के दौरान इनमें पानी होता है और बाद में कुछ समय बाद इनका पानी सूख जाता है। तो मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को, अस्थायी पानी की झीलों को खड़ीन या पलाया कहा जाता है। और इन क्षेत्रों में पाली से जाने वाले जो प्रमुख व्यापारी जो मुख्यतः अनाज का व्यापार किया करते थे, उन व्यापारियों के द्वारा इन झीलों के अंदर पानी सूखने के बाद यानी लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मानसून के दौरान इन झीलों में पानी होता है, लेकिन सितंबर के बाद जैसे इनका पानी सूखता है तो इन झीलों में एक विशेष प्रकार के एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया जो कि मुख्यतः रब्बी फसलों के रूप में तैयार की जाती है। उन फसलों को नाम दिया गया खड़ीन कृषि, और इस खड़ीन कृषि की शुरुआत करने वाले थे पाली से आए ब्राह्मण, यानी जिसको हम कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण। तो 15वीं शताब्दी में इन झीलों में खड़ीन कृषि की शुरुआत की गई, और इसका जो उत्पादन है खड़ीन कृषि का या जो खड़ीन झीलों की जो स्थिति है वो मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भागों में सर्वाधिक है। तो उस चीजों को भी आपको मेंशन करना है। अस्थायी पानी की झील है ये, तो अपने आप में खड़ीन या पलाया है। इसी के अंदर आगे कंटिन्यूस, इन झीलों में इन झीलों में 15वीं शताब्दी से पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। कृषि की शुरुआत की गई जिसे खड़ीन कृषि कहा जाता है। सॉरी, जिसे खड़ीन कृषि कहा जाता है। इसका एरिया आप इंडिकेट कर सकते हैं लास्ट में कि खड़ीन कृषि या खड़ीन झीलें सर्वाधिक उत्तरी जैसलमेर, खड़ीन कृषि या खड़ीन झीलें सर्वाधिक उत्तरी जैसलमेर, यानी जैसलमेर के भी एक जो निश्चित एरिया है उत्तरी जैसलमेर, उस एरिया में सामान्यतः अधिक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में रन या टाट। वैसे ये ऐसे शब्द हैं जो मल्टीपर्पज वर्ड वाले हैं, यानी इन शब्दों के अनेकों मीनिंग हैं। रन तो जैसे आप क्रिकेट में भी सुनते हैं, जो खिलाड़ी भाग कर लेते हैं वो भी अपने आप में रन है। जबकि मरुस्थल में जो लवणीय और दलदली भूमि या जो झीलें होती हैं उनको भी रन कहा जाता है। तो ये शब्द मरुस्थल के लिए ही है।
जैसे जो प्लाया झील होती है समय के साथ साथ उन झीलों में हल्की हल्की लवणीयता आ जाती है, और कई बार हवाओं के साथ उड़कर आने वाली जो मिट्टी है वो मिट्टी भी इन झीलों में इकट्ठी होती है, तो ये झीलें धीरे धीरे दलदली हो जाती हैं। तो लवणीय के साथ दूसरा गुण इनका समय के साथ साथ दलदली, और जब जो भूमि है लवण में और दलदल में कन्वर्ट हो जाती है तो उस भूमि को कहते हैं इनफर्टाइल लैंड या अनुपजाऊ भूमि या बंजर भूमि। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली लवणीय, दलदली एवं अनुपजाऊ भूमियों को रन या टाट कहा जाता है। लवणीय, दलदली एवं अनुपजाऊ भूमि के साथ अपन इसको झील भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार ये दलदली रूप में यानी पानी उपस्थित होता है। तो मरुस्थल में लवणीय, दलदली, अनुपजाऊ भूमि या झीलों को रन या टाट कहा जाता है। रन या टाट कहा जाता है। खड़ी झीलों की तरह ये भी सर्वाधिक कहां पर है? जैसलमेर की ओर, जैसलमेर और उसके बाद में बाड़मेर। तो आप इसमें इंडिकेट कर सकते हैं सर्वाधिक जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में दूसरा प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर में नीचे की ओर बाड़मेर, जो कि कच्छ के रन के टच में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रन है, रन ऑफ कच्छ के नाम से, जो गुजरात में स्थित है। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख रनों को। राजस्थान के कुछ प्रमुख रन है, उसके अंदर एक तो अपने चूरू का जो रन है ताल छापर के नाम से, जहां ताल है एक झील है लवणीय या दलदली भूमि के रूप में, और छापर है एक जगह का नाम, और वर्तमान में ये एक अभ्यारण्य के रूप में भी संरक्षित है, ताल छापर क्षेत्र। तो ये एक तो ताल छापर रन है, और एक परिहारा गांव है जिसके आधार पे परिहारी का रन इसको कहा जाता है। एक होता है पणिहारी, पणिहारी यानी पानी लाने वाली, जबकि ये परिहारा गांव के नाम से है। तो परिहारी रन है शेखावाटी, मुख्यतः चूरू में स्थित। तो चूरू शेखावाटी का ही पार्ट है। तो ताल छापर और परिहारा या परिहारी रन चूरू। उसके बाद में जोधपुर के प्रसिद्ध रन, जिसमें एक तो फलोदी जो खारे पानी की झील यानी लवणीय पानी की झील है, ये रन भूमि के रूप में, और एक दूसरी प्रमुख लोकेशन आती है बाप। इसके बाद जैसलमेर, जहां पे भाकरी और पोखरण रन के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां 2 बार परमाणु परीक्षण करवाए गए। एक तो 1974 इंदिरा गांधी जी के समय, ये जो डेट है हिंदी में मेंशन है 18 मई 1974, और एक दूसरा 11 और 13 मई 1998 अटल बिहारी जी के समय शक्ति परीक्षण। तो राजस्थान के अंदर देश में सिर्फ परमाणु परीक्षण राजस्थान में ही करवाए गए हैं, और राजस्थान में भी परमाणु से संबंधित 2 प्रमुख लोकेशन है, पोखरण जहां परमाणु परीक्षण हुए हैं अपने देश में, और एक राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र यानी जहां न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन है, यानी जहां यूरेनियम से ऊर्जा उत्पादित की जाती है, वो राउतबाठा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो ये जो रन भूमि है पोखरण, ये परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। और एक बाड़मेर के अंदर लोकेशन आती है थोब। तो थोब है बाड़मेर, भाकरी, पोखरण, जैसलमेर, फलोदी और बाप हैं जोधपुर के पार्ट, और जो मुख्यतः तालछापर और परिहारा रन है ये मुख्यतः चूरू की ओर। इसमें ये शब्द पहले एग्जाम में पूछा हुआ है 1-2 बार। परिहारा रन राजस्थान में कहाँ स्थित है? शेखावाटी, या वहां पे भी मुख्यतः चूरू की ओर। तो ये कुछ रनों के एग्जाम्पल हैं जो आपको लिखने हैं रन के अंदर। उसके बाद तीसरा पॉइंट लेंगे अपन आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क का मीनिंग होता है जीवाश्म उद्यान। जीवाश्म उद्यान जहां लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म अपने को मिले हैं जुरासिक काल के, और ये जो जीवाश्म का जो पार्क है ये जैसलमेर में स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा आकलवुड फॉसिल पार्क है, उसका लोकेशन जैसलमेर का मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और इसके अंदर किसके जीवाश्म मिले हैं? तो यहां जो जीवाश्म है या जो फॉसिल है वो किसके मिले हैं? कास्ट या लकड़ी के।
हालांकि ये आपको स्टोन या पत्थर की तरह यानी पाषाण के रूप में दिखाई देंगे। ये वो लकड़ी है जो टेथिस सागर में जुरासिक काल में उत्पन्न हुई थी, लेकिन बाद में समय के साथ साथ कुछ वनस्पति है जो धरातल के ऊपर मिली और अधिकांशतः वनस्पति है वो ट्रसरी काल में नीचे की ओर दब गई, जिससे कोयला बना। तो राजस्थान में अधिकांशतः तो हमें पश्चिमी राजस्थान में कोयला उत्पादित होता है, वो ट्रसरी काल का कोयला है, लेकिन वो जो लकड़ी है कोयले की वो जुरासिक काल की है, जिसके कुछ अवशेष अपने को मिलते हैं। तो इसमें इसका जो निर्माण काल है, ये निर्माण काल जुरासिक काल के नाम से, यानी अपन इसमें इंडिकेट कर सकते हैं कि या एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो जुरासिक पार्क है उसमें लकड़ी किस काल की है, तो जुरासिक काल की। और जुरासिक काल अब से 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी मिलियन ईयर में अगर इसको इंडिकेट करें तो मिलियन ईयर में लिखा जाएगा इसको 180 मिलियन ईयर पहले जुरासिक काल की जो लकड़ियां उसके अवशेष। उसके बाद में नेक्स्ट बाप बोल्डर क्ले, हालांकि इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं अपन, बाप बोल्डर क्ले। तो इसमें बाप तो लोकेशन है जोधपुर की, लेकिन बोल्डर क्ले क्या है, तो सामान्यतः इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यह पहले अफ्रीका महाद्वीप के नजदीक था, भारत का ये पार्ट, और अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है इसको माना जाता था पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, यानी यहां पे शीत युग था, यहां पे बर्फ या हिमानी थी, लेकिन धीरे धीरे भारत यहां से पृथकों के ऊपर की ओर चला गया, यानी मुख्यतः शीत जलवायु से हम किस जलवायु में आ गए, उष्ण जलवायु में, और उष्ण जलवायु की ओर जाने लग गए अपन। उसी दौरान जोधपुर के आसपास की जो पहाड़ियां थी उनके ऊपर उपस्थित हिमानी यानी यहाँ के जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए, पिघलना स्टार्ट हो गए, और जब हिमानी या ग्लेशियर पिघलते हैं तो उन पहाड़ियों का अपरदन करते हुए मोटे कंकर पत्थरों को नीचे लेकर आते हैं, और इन्हीं मोटे कंकर पत्थरों को नाम दिया जाता है बोल्डरे। और ये लुढ़कते लुढ़कते जब बारीक अवसाद या कणों में जम जाते हैं तो इनको नाम दिया जाता है कले। तो जो कले हैं ये होते हैं बारीक पार्टिकल, और जो बोल्डर होते हैं ये बड़े पार्टिकल। तो हिमानी या ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए मोटे कंकर पत्थरों को बोल्डरे, और जो बारीक अवसाद है उनको क्या कहा जाता है, कले। तो मोटे कंकर पत्थर है वो शब्द थोड़ा बड़ा भी है, तो उससे याद रखिएगा मोटे कंकर पत्थर जो हिमानी के द्वारा जमा किए गए हैं, यानी जो बर्फ के द्वारा अपरदित करके जमा किए जाते हैं, उन बड़े कंकर पत्थरों को बोल्डरे, और बारीक अवसाद या बारीक कणों को कले कहा जाता है। और ये मुख्यतः जोधपुर के आसपास देखने को मिलते हैं, बाप एरिया में। इस कारण इनका पूरा नाम बोलते हैं बाप बोल्डर कले के नाम से। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, ये आपको इस नाम से याद रखना है, बाप बोल्डर क्ले। तो बाप बोल्डर क्ले क्या है, हिमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर, बड़े कंकर पत्थर ब्रैकेट में लिख सकते हो बोल्डर, एवं बारीक अवसाद, एवं बारीक अवसाद, बारीक अवसाद को नाम क्या देते हैं, कले। बारीक अवसाद को बोल्डर कले कहा जाता है। इसका मीनिंग है हिमानी के द्वारा जो मोटे कंकर पत्थर होंगे वो तो बोल्डर, और बारीक अवसाद हैं उनको कले कहा जाता है। और ये जिस काल के हैं, यानी ये किस काल में बनना स्टार्ट हुए थे, तो इनका एक निर्माण काल है। एग्जाम में जनरली आरपीएससी या जो भी एग्जाम बोर्ड है वो इसी को ज्यादा पूछते हैं कि राजस्थान में जो बोल्डर कले है वो किस काल का है, तो बोल्डर कले है परमो कार्बोनिफेरस काल का।
पर्मो कार्बोनिफेरस काल का। और इस बोल्डर किले की जो स्थिति है वो बाप यानी जोधपुर वाला जो एरिया है, जोधपुर बाप, इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मरुस्थल से जुड़ी हुई विशेषताओं में जलपट्टी, या जिसको जनरली लाठी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में वो क्षेत्र है जिस एरिया से प्राचीन समय में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम है सरस्वती। इसी सरस्वती नदी का जो पानी है वो जैसलमेर के पास में जमीन में स्टोरेज हुआ है, और जो आज अपने को प्राप्त होता है उसी एरिया को हम जलपट्टी या लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। और इसकी लोकेशन मुख्यतः जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में मानी जाती है, लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस में। 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये जलपट्टी है, जो कि पोखरण, और एक जैसलमेर का दूसरा स्थान है मोहनगढ़, जो इंदिरा गांधी नहर के लिए प्रसिद्ध है। दोनों लोकेशन जैसलमेर की हैं। और इस क्षेत्र के ऊपर, जलपट्टी के ऊपर पाई जाने वाली जो प्रमुख घास है इसका नाम है सेवण। सेवण या लिलोन घास। और इस घास में शरण लेने वाला एक पक्षी है जिसका नाम है गोडावन। इस कारण इस घास को, सेवण या लिलोन को, गोडावन की शरण स्थली के रूप में भी हम जानते हैं। तो गोडावन की शरण स्थली कौन सा क्षेत्र है? सेवण या लिलोन घास। और इसी जलपट्टी के एरिया में मुख्यतः एक क्षेत्र है चांदन के नलकूप, यानी चांदन गांव है जहां नलकूप सर्वाधिक लगे हैं और आसपास के गांवों को पेयजल के रूप में जलापूर्ति करते हैं। और आसपास के गांव उस जलापूर्ति को लेकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि ये हमारे थार का घड़ा है, यानी चांदन के नलकूपों के लिए शब्द कहा जाता है। तो जो चांदन के नलकूप हैं, चांदन के जो नलकूप हैं, इनको थार का घड़ा यानी पोर्ट ऑफ थार, पोर्ट ऑफ थार या थार के घड़े के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये जो शब्दावली है ये हमेशा आपको जलपट्टी से संबंधित मिलेगी। इसमें चाहे सेवण या लिलोन घास सर्वाधिक पूछी जाए तो आंसर रहेगा जैसलमेर। जलपट्टी कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर। राजस्थान में थार का घड़ा या चांदन नलकूप कहाँ स्थित है? जैसलमेर। राजस्थान में गोडावन पक्षी की शरण स्थली किस जिले को और किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोडाउन की शरण स्थली जैसलमेर में मुख्यतः सेवण या लिलोन घास का जो क्षेत्र है जिसको हम लाठी सीरीज के रूप में भी जानते हैं। तो इसमें डेफिनेशन के रूप में, यानी ये डायग्राम बना के आपको एक तो जलपट्टी है वो क्या है वो बताना है कि जलपट्टी सरस्वती नदी का जो भूगर्भिक जलीय अवशेष है, यानी भूगर्भ में जो बचा हुआ पानी है वो अवशेष हमें प्राप्त हो रहा है, उसी को जलपट्टी कहा जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को, भूगर्भिक जलीय अवशेष को पोखरण मोहनगढ़ के मध्य जलपट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है। जलपट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है। इस क्षेत्र की लंबाई, जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको बताया कि लगभग जलपट्टी यानी जहां जल उपलब्ध है उस एरिया की लंबाई है। ये पोखरण मोहनगढ़ के बीच का डिस्टेंस नहीं है, उनके बीच का डिस्टेंस तो अधिक है। जलपट्टी की लेंथ है 60 किलोमीटर और इस पर पाई जाने वाली घास इस क्षेत्र में
पाई जाने वाली घास सेवण या लिलोन, जिसे गोडावण की श्रेणी स्थली भी कहा जाता है, जिसे गोडावण की श्रेणी स्थली भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट नखलिस्तान। नखलिस्तान का मीनिंग है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। मरुस्थल में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं, यानी जहां पानी उपलब्ध होता है, उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है और इसी सीन को ओएसिस, नखलिस्तान या मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो मरुस्थल में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं, जल बेसिन यानी जहां पानी उपलब्ध हो, उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है। उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है। जिसे नखलिस्तान या सामान्यतः मरु उद्यान, और इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द यूज होता है ओएसिस, ओएसिस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल राजस्थान में आपको पश्चिमी भाग में कहीं पे भी देखने को मिल सकते हैं। डेजर्ट एरिया में जहां पानी मिल जाए, उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है सामान्यतः। उसी पानी और हरियाली वाले सीन को हम कहते हैं नखलिस्तान या मरु उद्यान के रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, धरियन एवं धोरे। धरियन एवं धोरे सामान्यतः जो मरुस्थल का पार्ट है, उसमें जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, यानी जो वेवी टाइप, लहरदार बालू का स्तूप, धोरे कहलाते हैं। यानी जो वेवी टाइप में लहर के रूप में होते हैं, वो धोरे कहलाते हैं। और जब बालू का स्तूप एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होते हैं, यानी जो गतिशील बालू का स्तूप हैं, स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप, गतिशील बालू का स्तूप, इनको धरियन कहा जाता है। धरियन का मीनिंग हवा के साथ जो बालू का स्तूप पहले यहां थे, फिर हवा के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ते हैं, यानी जो समय के साथ साथ अलग अलग स्थान धारण करते हैं, उन्हीं को धरियन, यानी स्थानांतरित बालू का स्तूप धरियन है। और जो लहरदार बालू का स्तूप है, यहां सिर्फ एक कीवर्ड को आपको याद रखना है, लहरदार यूज होता है तो धोरे होंगे, और जब स्थानांतरित या गतिशील होते हैं, यानी बार बार अलग अलग स्थान धारण करते हैं, तो ये धरियन होते हैं। धोरे धरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये लास्ट में नोट में इंडिकेट कर देना, नोट या विशेष बिंदु में, धोरे एवं धरियन सर्वाधिक, धोरे एवं धरियन सर्वाधिक जैसलमेर। और इसी क्षेत्र में सांप की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है, यानी मरुस्थल की ओर, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट के रूप में लेंगे, पीवड़ा। तो पीवड़ा एक तो क्या है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, स्नेक की स्पीसीज, सांप की एक प्रजाति है। ये सर्वाधिक डेजर्ट एरिया में यानी जैसलमेर की ओर पाई जाती है। देखने में इस प्रजाति का जो रंग है ये होता है पीला। तो मुख्यतः पीवड़ा है, ये किस रंग में होते हैं? पीले रंग में। क्या है? सांप की प्रजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में? जैसलमेर की ओर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बालसन। बालसन का मीनिंग सामान्यतः क्या लिया जाता है? तो जो डेजर्ट एरिया है, इस डेजर्ट एरिया में जहां जहां इसके आसपास में पहाड़ियां होती हैं
और उन पहाड़ियों के बीच में अगर कोई जल बेसिन या कोई झील का निर्माण होता है तो उस झील को अपन बालसन कहते हैं। तो इसमें 2-3 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो एरिया डेजर्ट हो, और डेजर्ट में जहां पहाड़ियां हो और उन पहाड़ियों के बीच में कोई जल बेसिन हो। जैसे यहाँ पास में अरावली की पहाड़ियां आती हैं सीकर की ओर, एक तरफ जयपुर की ओर और एक तरफ अजमेर। तो इन क्षेत्र के बीच में एक झील बनती है पश्चिम की ओर करते हुए सांबर। तो मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य बनने वाले जल बेसिन या झीलों को बालसन कहा जाता है। बालसन का भारत में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सांबर झील को माना जाता है। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी, पहली कंडीशन तो है मरुस्थल, मरुस्थल में पर्वतों के मध्य, पर्वतों या पहाड़ियों के मध्य। तो दूसरी कंडीशन है पर्वत या पहाड़ी के मध्य पाए जाने वाले जल बेसिन, के मध्य पाए जाने वाले जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। एग्जाम में इस बालसन का उदाहरण पूछा जाता है, तो इसका उदाहरण राजस्थान में कौन है? सांबर झील। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका उदाहरण है सांबर झील। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है मरुस्थल का मार्च, जिसका एक मीनिंग लिया जाता है कि मरुस्थल का मार्च क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल का आगे बढ़ना। इसकी डायरेक्शन या दिशा क्या है? तो दिशा अगर राजस्थान के अकॉर्डिंग देखें तो मरुस्थल का मार्च होता है मुख्यतः, सामने ये अरावली है, अरावली सामने होने के कारण ये डेजर्ट मुख्यतः इस साइड में उत्तर पूर्व की ओर, यानी इसका डायरेक्शन जो है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर और उत्तर पूर्व की ओर, यानी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व की ओर ये बढ़ते हैं। कौन से स्टेट की ओर? हरियाणा की ओर। तो राजस्थान के मरुस्थल का जो मार्च है या आगे बढ़ना है मुख्यतः किस राज्य की ओर है? तो ये मुख्यतः हरियाणा की ओर सर्वाधिक बढ़ रहा है। और इस एरिया की ओर बढ़ाने वाले जो बालुका स्तूप हैं जो तीव्र गति से आगे की ओर चलते हैं, बरखान। तो मरुस्थलीकरण में या मरुस्थल को आगे बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान कौन से बालुका स्तूपों का होता है? बरखान का। तो एक तो मरुस्थल का मार्च है, इसका मीनिंग आपको ध्यान होना चाहिए, मरुस्थल का आगे बढ़ना। इसकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर यानी हरियाणा की ओर है। और एक लास्ट में आप इसमें इंडिकेट कर सकते हैं सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान बरखान बालुका स्तूप का है। बरखान बालुका स्तूप का है। यह हालांकि आपको बालुका स्तूपों में भी लिखवाया था कि बरखान सर्वाधिक तेज गति से चलने वाले बालुका स्तूप हैं जो मरुस्थलीकरण को सर्वाधिक बढ़ाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, जिसमें थार मरुस्थल के बारे में कुछ सामान्य बातें हैं वो अपने को लिखनी है। तो थार मरुस्थल का एक तो जो विस्तार है वर्ल्ड लेवल पे 2 कंट्रीज में माना जाता है। एक तो भारत में जो कि 85% थार है, दूसरा भाग है इसका पाकिस्तान में जो 15% है। अब भारत का जो 100% थार है यानी जो 85% है वो तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास 85 है, लेकिन भारत के अंदर जहां थार है वो भारत का अपना 100% है, जिसमें सर्वाधिक राजस्थान में है। राजस्थान के बाद में गुजरात, गुजरात के बाद हरियाणा और उसके बाद पंजाब। भारत में थार मुख्यतः इन्हीं 4 राज्यों में माना जाता है, जिसमें सर्वाधिक राजस्थान के पास है। तो भारत के पास जो थार है उसमें राजस्थान के पास इंडिया के टोटल थार का 62% और बाकी जो बचा हुआ है 38% वो गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब स्टेट में। इन तीनों स्टेट के पास थार का 38% पार्ट है और इन चारों में मिलके इंडिया का 100% थार है। लेकिन जो विश्व का कुल थार है उसमें भारत के पास 85%।
भारत के कुल थार का राजस्थान के पास कितना परसेंट पार्ट है, तो राजस्थान के पास 62% पार्ट। और जब हम 100% राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान का कुल जो एरिया है जिसमें 4 भौतिक प्रदेश हैं, एक मरुस्थल, एक करावली, एक पूर्वी मैदान और एक हाड़ौती, तो राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश में डेजर्ट कितना है, तो आंसर रहता है 61.11%। तो इन 3 डेटा को आपको याद रखना है। जो टोटल थार है उसका भारत के पास 85%, भारत के अंदर जो थार है यानी जो 100% भारत वाला है उसमें राजस्थान के पास 62, और राजस्थान का जो टोटल एरिया है उसमें डेजर्ट है 61.11। तो इन 3 डेटाज को आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ अपना जो पहला भौतिक प्रदेश था यानी राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल वाला पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन दूसरा भौतिक प्रदेश यानी मरुस्थल के पूर्व में स्थित अरावली पर्वतमाला को। तो इसी टॉपिक के साथ यानी डेजर्ट वाले टॉपिक के साथ इस क्लास को हम विराम देते हैं। थैंक यू।